नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, सिर पे काली टोपी और नीचे खाकी पैंट पहने हुए, हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीर लिए बैठा ये शख्स कोई आम नागरिक नहीं है। ये जो आरएसएस की ड्रेस में महात्मा गांधी की फोटो हाथ में लेके बैठा है, ये है बीजेपी का विधायक मुनिरत्ना। मुनिरत्ना कर्नाटक के बेंगलुरु के राजा राजेश्वरी नगर के विधायक हैं। ये विधायक दरअसल एक नौटंकी के जरिए ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस नौटंकी में एक बड़ी विडंबना है कि जिस संघ पर महात्मा गांधी के हत्यारे का साथ देने के आरोप लगे, आज उसी संघ की वर्दी पहने ये विधायक महात्मा गांधी की तस्वीर लिए, हाथ में तस्वीर लिए धरने पर बैठा है। क्यों? क्योंकि इस इलाके में, यानी कौन सा आरआर नगर जिसको कहते हैं, राज राजेश्वरी नगर, यहाँ पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक कार्यक्रम किया था। डीके शिव कुमार मॉर्निंग वॉक के बाद वहाँ लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए एक जो ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर कार्यक्रम किया था। अब ये उस इलाके के विधायक हैं, तो इन्हें नहीं बुलाया था क्योंकि वो डीके शिव कुमार का प्रोग्राम था। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उन्होंने वहाँ पर जो है प्रोग्राम आयोजित किया था मॉर्निंग वॉक के बाद। लेकिन राजा राजेश्वरी नगर के जो विधायक हैं मुनिरत्ना, उन्होंने एक चाल सोची। उन्होंने डीके शिव कुमार के कार्यक्रम में जाने का तय किया, लेकिन उन्हें चिढ़ाने के लिए आरएसएस की वर्दी पहन के गए और लोगों के बीच में बैठ गए। लेकिन डीके शिव कुमार है वो, डीके शिव कुमार कांग्रेस के उन तेज तर्रार दिमागों में से एक हैं जो टॉप की राजनीति और बीजेपी की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। डीके शिव कुमार ने भी भांप लिया था कि ये जानबूझ के जो मुनिरत्ना हैं, ये इस तरह से आरएसएस की ड्रेस पहन के मॉर्निंग वॉक के बाद इस फंक्शन में आए हैं। तो उन्होंने भी, कहा जाता है कि जो वहाँ देखने वाले थे, कि डीके शिव कुमार ने उन्हें नाम से नहीं पुकारा। उन्हें कहा कि ए काली टोपी वाले जो बैठे हैं, मिस्टर काली टोपी, मिस्टर ब्लैक कैप कहा, मिस्टर ब्लैक कैप आगे आइए, और उन्हें मंच पर बुलाया और मंच पर अपने साथ बैठने को कहा। लेकिन मुनिरत्ना यहाँ पर चिढ़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये मेरा दाव मुझ पर उल्टा पड़ गया, और फिर वो वहाँ हंगामा करने लगे, माइक छीनने लगे, डीके शिव कुमार से माइक मांगने लगे। डीके शिव कुमार से माइक नहीं मिला तो वहाँ कहते हैं अनाउंसर का माइक ले लिया। इस फ्रस्ट्रेशन में इस वक्त वहाँ पर कर्नाटक में संघ और बीजेपी आ गई है। दूसरी बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबर यह है कि बहुत कोशिश की कि बिहार में एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए, सीट बंटवारा महागठबंधन से जल्दी करके, लेकिन सिरदर्द कम होने की बजाय बीजेपी की बढ़ गई। पहली तो ये कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और एक दो और सहयोगियों ने जिस तरह से अपनी नाराज़गी व्यक्त की और खुलेआम ये कहा है कि हमें कम सीट देने का खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उस पर माशाअल्लाह कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा होते ही नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी डिमांड रख दी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने डिमांड रख दी है कि एनडीए की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए चुनाव से पहले, और ये बीजेपी किसी हाल में नहीं चाहती, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। लेकिन नीतीश कुमार ने ये शर्त रख दी है। अब बीजेपी फंस गई है बुरी तरह से, क्योंकि वजह यह है कि नीतीश कुमार खुद फंस गए हैं बुरी तरह से, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर इस वक्त टूट की स्थिति बन गई है। बहुत बुरी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी टूट की कगार पे है। ये देखिए, नीतीश कुमार के एक सांसद हैं, नीतीश कुमार के ये सांसद हैं अजय कुमार मंडल, जो कि भागलपुर से सांसद है। उन्होंने बाकायदा नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखकर अपने लोकसभा सदस्यता से त्यागपत्र, सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति मांगी है। खैर, ये पहली बार देखा कि कोई अपने अध्यक्ष से अनुमति मांग रहा है, वरना जिसको त्यागपत्र देना होता है सीधा लोकसभा अध्यक्ष को भेज दे, त्यागपत्र हो जाता है। खैर, उन्होंने इस अनुमति के जरिए अपनी जो नाराजगी है वो जताई है, क्योंकि उनका कहना है कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई, इसलिए मेरा सांसद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यानी साफ साफ तौर पर नाराजगी दिखा दी।
और ये तो एक आवाज़ है जो अभी उठी है। नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत सी ऐसी दबी आवाज़ें हैं जो बहुत जल्द उठने वाली है, जिनको जो दरअसल बीजेपी के साथ जाने में कंफर्टेबल नहीं है। करके लाए जरा प्रमोद मंडल जी, क्या होगा? प्रमोद मंडल जी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था, और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। ये समता पार्टी जो था, हम लोग संस्थापक सदस्य थे जेडीयू के, हम लोग हमारे साथ सभी लोग हैं। क्या कारण है कि आज अब ऐसे में नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर अपनी पार्टी को टिकाए रखना है, अपनी पार्टी को टूट से बचाना है, तो इसका सबसे अच्छा यही तरीका है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। एक बार नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया तो जितनी शंकाएं हैं वो मिट जाएंगी, क्योंकि जेडीयू के अंदर ये बहुत प्रबल शंका बैठ गई है लोगों के कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नीतीश की पार्टी को तोड़ दिया जाएगा और एक धड़ा शायद बीजेपी में विलय कर जाएगा, यानी नीतीश कुमार की जेडीयू का पत्ता ही पूरा साफ हो जाएगा। तो जो उससे बचने वाले लोग हैं वो अभी से इस तरह का जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए भी बेहद ज़रूरी है कि अगर अपनी राजनीति बचाए रखनी है, अपना एक जो अस्तित्व बचाए रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, भावी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी वो उतने, वरना लोगों का भी विश्वास जेडीयू पर कम है। फिर प्रशांत किशोर तो छाती ठोक के कह ही रहे हैं कि 25 से ज़्यादा सीट जेडीयू की नहीं आएगी। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर 25 से ज़्यादा जेडीयू की सीट आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इन्हीं प्रशांत किशोर ने एक नया नारा भी दिया है बिहार में। अब लोगों से कह रहे हैं कि वोट देते वक्त कोविड दौर याद कीजिएगा। तो फिर उसमें तो कोविड दौर याद करने में तो सबसे बड़ी नाकामी केंद्र सरकार की थी। तो इसका मतलब प्रशांत किशोर भी अब जान गए हैं कि हवा बदल गई है, और ऐसे में अब बेहतर है कि तेजस्वी कांग्रेस को निशाना बनाने की बजाय जेडीयू बीजेपी को निशाना बनाया जाए। लेकिन प्रशांत किशोर भी बड़े तेज़ तर्रार चालाक आदमी है। डायरेक्ट मोदी जी पर वो हमला नहीं करते, वो सिर्फ बीजेपी के स्थानीय एक दो नेताओं पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी पे पूरा हमला नहीं करते जिस तरह से जेडीयू या दूसरी पार्टियों पर करते हैं। इसका मतलब वो भी एक रास्ता खुला रखना चाहते हैं। तीसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी अब अपना एग्रेशन और बढ़ा दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि मैं जितना मर्जी मुझे दबाने की कोशिश की जाए, झुकाने की कोशिश की जाए, लेकिन मैं अब इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जिस IRCTC मामले में उन पर आरोप तय हुए हैं, जिस वक्त का वो सारा मामला है, उस वक्त शायद तेजस्वी की उम्र ही 13-14 साल की उम्र थी। एक नाबालिग बच्चा उस वक्त था। उन्हें एक लाभार्थी के तौर पर इस मामले में नामजद किया गया है। अब जिस भ्रष्टाचारी का टैग लगाकर तेजस्वी के खिलाफ इस्तेमाल करने की बीजेपी सोच रही थी, उसी भ्रष्टाचारी के टैग को अब तेजस्वी यादव विक्टिम कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने पर उतर हैं, विक्टिम कार्ड के रूप में उसको यूज़ करने वाले हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों के बिहार के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत समय बिहार में देने वाले हैं, और कैंपेन राहुल गांधी खुद देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से क्या कैंपेन डिज़ाइन हो रहा है। कृष्णा अल्लावरू जो वहाँ के प्रभारी हैं, राहुल गांधी को रोज़ाना रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। शायद इसी वजह से अभी तक सीट बंटवारे का मामला लटका होता है। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक इंडिया गठबंधन का भी सीट बंटवारा हो जाए, लेकिन मोटा मोटा अभी तक तो उसी बात पे अड़ा हुआ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, थोड़ा सा 2-4 सीटों का है, वो मामला सुलझते ही जो है वो बाकी मुश्किलात नहीं है, आगे का सारा कार्यक्रम तय है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कर्नाटक में संघ निशाने पर, संघ के जरिए, जाहिर सी बात है कर्नाटक में कांग्रेस अगर संघ पर बैन लगाती है तो संघ पर बैन नहीं है, वो संघ के जरिए बीजेपी की जड़ काटना चाहती है। राहुल गांधी के 3 खास सिपाही वहाँ पर बेंगलोर में, कर्नाटक में वो काम करने वाले हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता का सपना एक तरह से आप मान लीजिए, और वो है
आरएसएस पर बैन लगाना। जी हां, कर्नाटक में कहा जा रहा है कि सरकार तकरीबन पूरा मन बना चुकी है कि संघ पर कर्नाटक में बैन लगाया जाए। सरकार ने पहले ही किसी भी सरकारी संस्था, सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी जमीन पर संघ की शाखाओं लगने पर कल ही बैन लगा दिया था, परसों बैन लगा दिया था। अब डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और साथ में आप कह सकते हो मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों ने अब ठान लिया है कि आरएसएस पर बैन लगाना ही सबसे बढ़िया इलाज है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने, जो वहाँ पर मंत्री भी हैं कर्नाटक सरकार में, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को कि आरएसएस को परमिशन ना दी जाए किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए अपनी शाखाओं के लिए। अब सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र, उन्होंने भी कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आरएसएस की सोच और तालिबान की सोच में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक ही तरह की सोच रखते हैं और हमारे प्रदेश में तालिबान की सोच रखने वालों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसलिए प्रियंक खड़गे और यतेंद्र ने अपनी सरकार पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की और कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने भी जिस तरह से ये मुनिरत्ना जो विधायक हैं उनको उनकी औकात दिखाई, वो इसी तरह इशारा करता है कि बहुत जल्द देश का ऐसा राज्य पहला कर्नाटक बनने वाला है जहां आरएसएस पर बैन लगने वाला है। क्योंकि अगर कर्नाटक सरकार ये प्लान करे कि अगर आरएसएस को बैन नहीं लगाना है तो उन्हें ये शर्त रखी जाएगी उनके सामने कि सबसे पहले आरएसएस अपने आप को रजिस्टर कराए और उसके बाद जो भी उसकी संपत्ति है, जो भी उसका सब कुछ है, उसका ब्यौरा दे और जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स भी जमा कराए। अब अगर संघ ये शर्त मानता है तो फिर संघ को बहुत कुछ सामने लाना पड़ेगा, लोगों के सामने बहुत सच्चाई खुल जाएगी। और अगर ये नहीं मानता है तो कर्नाटक राज्य में तो कम से कम संघ पर, आरएसएस पर बैन लग जाएगा। और उसके बाद जैसा मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि शुरुआत एक जगह कहीं हो जाए, बाकी राज्य जो नॉन बीजेपी राज्य हैं, नॉन एनडीए राज्य आप जिनको कह सकते हैं, वहाँ सब आपको यही करते नजर आएंगे। क्योंकि बेहद ज़रूरी है। अब लोगों को दरअसल जितनी नॉन एनडीए पार्टियां हैं सबको ये लगने लगा है कि संघ बहुत बड़ा एक विराट रूप लेता जा रहा है। ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी समस्या के रूप में उनके सामने आने वाला है, क्योंकि ये ना रजिस्टर्ड है, ना कोई इसका कोई खाता है, ना भई है, ना कोई टैक्स है। कार्रवाई भी करें तो क्या कार्रवाई करे, कैसे कार्रवाई करे। और इन्हें एक प्रधानमंत्री ने जब एक एनजीओ कह दिया है, देश का विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ कह दिया है, डाक टिकट जारी हो गई, सिक्का जारी हो गया, अब खुली छूट मिल गई है। तो ऐसे में केरल सरकार हो, तमिलनाडु सरकार हो, कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना सरकार हो और पश्चिम बंगाल सरकार हो, इस तरह की जगहों पर संघ को लेकर अभी से बहुत सारी आशंकाएं पैदा होने वाली है। तो एक बार अगर कर्नाटक सरकार ने बैन लगा दिया तो आपको बहुत से राज्यों में ये होता नजर आएगा, आपको बहुत जल्द इस तरह की चीजें आएगी। क्योंकि कांग्रेस जानती है बीजेपी की सबसे बड़ी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो संघ है। एक बार इस ऑक्सीजन सप्लाई पर अगर एक बार बैन लग गया, इसी कांग्रेस सरकार ने 3 बार, इसी कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार 3 बार पहले भी बैन लगाया है संघ पर, तो अब एक बार अगर फिर बैन लग जाए तो एक ऑक्सीजन सिस्टम जो है वो बीजेपी का हिल जाएगा। ये एक मकसद है। देखिए, जब आप खासकर दक्षिण राज्यों की बात करते हैं ना, केरल हो, तमिलनाडु हो, संघ का जो अभी केरल में वो एक जिस बच्चे ने जान दी अपनी, उसने जिस तरह से संघ के लोगों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, वो एक बहुत बड़ा झटका है संघ के लिए। और दक्षिण में सरकारों के लिए, गैर एनडीए सरकारों के लिए संघ पर बैन लगाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड उनको मिल गया है कि इस तरह की हरकतें होती है, शाखा में इस तरह का होता है। इस आधार पर अब सारी सरकारें, चाहे डीएमके की हो, चाहे लेफ्ट की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सब इस पर विचार कर रही हैं कि इस आधार पर एक अच्छा मौका मिला है संघ को बैन करने का। एक बार संघ को बैन हो गया तो दक्षिण भारत में जो बीजेपी की उम्मीदें हैं या बीजेपी की कोशिशें हैं अपने पैर पसारने की, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि वहाँ काम तो ग्राउंड लेवल पे संघ ही कर रहा है, बीजेपी के पास कुछ अपना है नहीं।
केरल में संघ कई दशकों से लगातार काम कर रहा है, बीजेपी के लिए ज़मीन बनाने की कोशिश कर रहा है, तब जाके अब बीजेपी के एक सांसद और एक विधायक का पौधा हुआ है। अब अगर संघ पर बैन लग गया तो फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि जो संस्था बैन होती है वो खुलेआम अपने कार्यक्रम तो नहीं कर सकती, खुलेआम ना शाखा लगा सकती है, ना खुलेआम अपने कार्यक्रम कर सकती है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी विपक्ष को भी लग रही है और एक बहुत बड़ा संकट इस वक्त संघ और बीजेपी को भी लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। नमस्कार।